नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान की ज़मीन पर हमेशा से ही एक जंगजू कौम ने जन्म लिया है, जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी अस्करी ताकतों को मुनज़्ज़म किया और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। इस सरजमीन के बहादुर, नडर और जयाले फाइटर्स, जिनकी हैरत अंगेज तरबियत ने तमाम दुनिया को आज भी वर्ता हैरत में डाला हुआ है। और सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले इन फ्रीडम फाइटर्स की हैरत अंगेज मिलिट्री ट्रेनिंग और अफगानिस्तान के खतरनाक और जदीद तरीन हथियारों और असलहा की सरेआम नुमाइश देखकर तमाम दुनिया हैरान है। अफगानिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस का ऐसा कौन सा खुफिया स्ट्रक्चर है कि वो एक तरफ तो अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल कायम किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ बैरूनी ताकतों से भी निहायत बहादुरी के साथ बरसरे पैकार हैं। इसके साथ साथ यही मिलिट्री फोर्सेस मुल्क की माशी तरक्की में भी भरपूर किरदार अदा कर रही है और अफगानिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की के बहुत से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी तकमील के दौरान हमें ये मिलिट्री फोर्सेस निहायत लगन और जानफिशानी के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जुर्रतमंद अफगान फ्रीडम फाइटर्स और अफगानिस्तान की आर्मी की इस हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस को पिछाड़ कर रख दिया है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इन फ्रीडम फाइटर्स की हैरत अंगेज ट्रेनिंग और अफगानिस्तान मिलिट्री फोर्सेस की हैरत अंगेज स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि उनकी फोर्सेस भी वही नताइज हासिल कर सकें जो तमाम दुनिया अफगानिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस के देख चुकी हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन, जो कि अफगान जंगजुओं के नाम से जाने जाते हैं, वो इस्लामी मुज़ाहमती ग्रुप्स हैं जिन्होंने 1979 में सोवियत यूनियन की जारियत के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन का दिफा किया। ये मुजाहिदीन मुख्तलिफ कबाइल और तंजीमों पर मुश्तमिल थे, जिनका मकसद एक आज़ाद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान का क़याम था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की मुदाखलत 1979 में शुरू हुई। सोवियत यूनियन की मौजूदगी को अफगानिस्तान की अवाम ने अपनी आज़ादी पर हमला तस्वुर किया। इनके खिलाफ पूरे मुल्क में इस्लामी मुज़ाहमती ग्रुप्स ने जंग का आगाज किया और इन ग्रुप्स को हम अफगान मुजाहिदीन के नाम से जानते हैं। ये जंग तकरीबन 10 साल जारी रही और आखिरकार सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर पसपाई इख्तियार करना पड़ी। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अफगान मुजाहिदीन ने अपनी जंगी हिकमत अमली में छापामार जंग का इस्तेमाल किया, जिसमें वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर दुश्मन पर अचानक हमला करते और फिर वापस अपनी महफूज पनाहगाहों में चले जाते थे। इनकी हिकमत अमली ने सोवियत यूनियन को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताते जाएं कि अफगानिस्तान में फौज की तारीख का आगाज 18वीं सदी में हुआ, जब होतक खानदान और अहमद शाह दुरानी के दौर में फौज की बुनियाद रखी गई। अफगान फौज की तश्कील व तंजीम मुख्तलिफ अदवार में होती रही, जिनमें सबसे अहम 1880 का दौर था, जब अमीर अब्दुर्रहमान खान ने अफगान फौज को एक मजबूत और मुनज़्ज़म फोर्स के तौर पर तश्कील दिया। उस दौर में जदीद हथियारों और तरबियत का इंतजाम किया गया, जिससे अफगान फौज की सलाहियत में इजाफा हुआ। 1960 की दहाई से लेकर 1990 की दहाई तक अफगान फौज को सोवियत यूनियन से हथियार और तरबियत हासिल होती रही। उस दौर में अफगान फौज को जदीद हथियारों से लैस किया गया और ये फौज खित्ते की एक मजबूत अस्करी कुव्वत बन गई, जिसे इस्लामी अमारात की फौज या अफगान फौज भी कहा जाता है। अफगान मुसल्लह अफवाज की ज़मीनी फोर्सेस एक मजबूत फोर्स है। इसकी मौजूदा शक्ल सन 2021 के बाद सामने आई, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और इस्लामी अमारत अफगानिस्तान की हुकूमत बन गई। नाज़रीन, ये तो था अफगानिस्तान के बहादुर फाइटर्स का तारीखी पस मंज़र। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की ज़बरदस्त आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान की आर्मी का स्ट्रक्चर कई ब्रांचेस पर मुश्तमिल है, जिनमें से चंद अहम ब्रांचेस के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट्री यानी प्यादा फौज के बारे में। ये अफगानिस्तान की ज़बरदस्त और निहायत बहादुर और फुर्तीली फोर्स है, जो पूरे अफगानिस्तान में ज़मीनी जंग के लिए एक बुनियादी फोर्स है। इसके बाद है आर्मर फोर्स, टैंक्स और दीगर बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल करने वाली फोर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी है। इसके बाद है फिजाई दिफाई तोपखाना। फिजाई हमलों से बचाव के लिए ये फोर्स बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग की हामिल है, जिसकी कारकर्दगी से तमाम दुनिया बहुत मुतासिर दिखाई देती है। दोस्तों, अब आगे है एविएशन यानी हवाबाजी। हवाबाज फौज फिजाई हिमायत फराहम करने के लिए जबरदस्त खिदमात सर अंजाम देने की सलाहियत रखती है। इंजीनियर्स कोर, दोस्तों, तामीराती और टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये फोर्स काम करती है। इस वक्त अफगानिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तामीर हैं, इनमें ये फोर्स अपनी बेहतरीन और तेज रफ्तार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। दुश्मन पर दूर से हमला करने के लिए इस फोर्स के बहादुर नौजवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। खास मिशंस और ऑपरेशंस के लिए इस फोर्स को निहायत खामोशी के साथ खुफिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
اس کے بعد ہے اسپیشل کمانڈرز۔ یہ افغانستان کی ملٹری کی سب سے اہم اور خاص فورس ہے جو کہ سن 2021 کے بعد فصیح الدین کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے تحت فوج کو نئی ترتیب دی گئی اور اسے طالبان کی حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ 1992 میں صدر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغان فوج تقریباً تحلیل ہو گئی۔ 1996 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کیا اور اپنی فوج دوبارہ سے تشکیل دی جو سن 2001 میں امریکہ کی افغانستان پر حملے تک برقرار رہی۔ سن 2001 میں امریکہ اور اتحادی افواج نے طالبان حکومت کو ختم کیا اور ایک نئی افغان فوج کی تشکیل شروع کی۔ یہ فوج تقریباً 2 دہائیوں تک طالبان کے خلاف لڑتی رہی، لیکن پھر سن 2021 میں امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغان طالبان نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب آتے ہیں افغانستان کی ایک اور فورس کی جانب جو کہ ہے گھوس سولجرز۔ افغان فوج کی ایک بڑی تعداد گھوس سولجرز پر مشتمل ہے، یعنی فوجی اہلکار جو کہ حقیقت میں موجود نہیں تھے بلکہ صرف کاغذات پر ہی دکھائے جاتے تھے۔ گھوس سولجرز کا یہ مسئلہ افغان فوج کی کارکردگی کو شدید متاثر کرتا رہا۔ طالبان کی عسکری حکمت عملی میں کم سطح کے چھاپے، حملے اور اچانک وار کی حکمت عملی شامل ہے۔ یہ حکمت عملی طالبان کو افغانستان کے مختلف علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ ناظرین محترم، افغانستان کی تاریخ میں سب سے اہم اور قابل ذکر کارنامہ سوویت یونین کے خلاف جنگ ہے۔ 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو افغان مجاہدین نے اپنی سرزمین کا دفاع کرنے کے لیے ایک طویل اور مشکل جنگ کا آغاز کیا۔ یہ جنگ تقریباً 10 سال تک جاری رہی جس میں مجاہدین نے اپنے محدود وسائل کے باوجود سوویت یونین فوج کو شکست دی، جس میں افغان مجاہدین نے چھاپہ مار جنگی حکمت عملی کا استعمال کیا جس میں انہوں نے گوریلا جنگ کے طریقوں کو اپنایا۔ سوویت یونین کی بھاری فوج اور جدید ہتھیاروں کے مقابلے میں افغان مجاہدین نے اپنی جرأت اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ 1989 میں سوویت یونین کو افغانستان سے پسپائی اختیار کرنا پڑی جو کہ مجاہدین کی ایک عظیم کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ سوویت یونین کے انخلاء کے بعد افغانستان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا جس کے نتیجے میں طالبان نے 1996 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ افغان فوج کے مختلف دھڑوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت کی لیکن طالبان نے بالآخر پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کی حکومت کے دوران افغان فوج کی تنظیم دوبارہ سے کی گئی، تاہم ملک میں امن و امان کی صورتحال بدستور خراب ہی رہی۔ سن 2001 میں امریکہ اور اتحادی افواج نے طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوا اور ایک نئی افغان فوج کی تشکیل کی گئی۔ 2001 میں افغان نیشنل آرمی کو نئی تشکیل دی گئی اور اس کی تربیت میں امریکہ اور نیٹو کے اتحادیوں نے اہم کردار ادا کیا۔ سن 2014 میں نیٹو کی جنگی کارروائیوں کے اختتام کے بعد افغان فوج نے ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالی۔ ناظرین، افغان نیشنل آرمی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کرنا پڑا۔ نئی تشکیل دی جانے والی افغان فوج نے ملک کے مختلف حصوں میں طالبان اور دیگر گروپوں کے خلاف آپریشنز کیے۔ سن 2015 سے لے کر 2021 تک افغان فوج نے ملک کے اندرونی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کارروائیاں سر انجام دیں۔ ناظرین، یہ تھا افغان فریڈم فائٹرز کا تعارف اور افغانستان کی ملٹری فورسز کی تاریخ اور سٹرکچر کا ایک جائزہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔